देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो विज्ञान विषय पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज जानेंगे कि जो ठोस, द्रव और गैस हैं, इनमें हम अगर ताप में परिवर्तन करते हैं तो क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ठोस का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, मान लीजिए कंटेनर है, एक कंटेनर है ये वाला, ठीक है। और इसमें हमने ठोस ले रखा है। ये ठोस के तौर पे हमने बर्फ ही ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, इसमें हम ताप में परिवर्तन करते हैं, मतलब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। अब पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा आ जाने की वजह से फिर इसमें क्या होगा कि कंपन होने लगेगा, और कंपन होने लगेगा तो चूंकि हम ताप दे रहे हैं तो फिर इसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी प्रोड्यूस होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगा यहाँ से। और कंपन होने की वजह से एक समय क्या होगा कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण जो आपस में सटे सटे हैं, बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो एक समय आकर वो टूट जाएगा, ठीक है। और टूट जाएगा और फिर क्या होगा, ये जो ठोस जो है यानी बर्फ जो है, ये पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, जब ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। मतलब कि गलनांक क्या होता है, देखिए, वह तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है। और किसी भी ठोस पदार्थ का जो गलनांक है वो बताता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कितना है, ये उसके गलनांक से पता चलता है। क्लियर। तो हम क्या क्या देखें, तापमान में परिवर्तन करते क्या हो, जैसे बर्फ मान लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए हम क्या किए, तापमान उसका हम बढ़ा दिए, ठीक है। तापमान बढ़ा देने के बाद फिर क्या होता है, देखिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी पदार्थ के कणों में। अब गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो फिर क्या होगा, कंपन होने लगेगा, ठीक है। कंपन होगा, और कंपन होने के बाद क्या होगा, एक समय पदार्थ के उसके बाद उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो क्या होगी, पदार्थ के कणों को क्या होगी, उनके जो आकर्षण बल उसको तोड़ देगी। पदार्थ के कणों के पदार्थ पदार्थ के कणों के आकर्षण बल टूट जाएंगे, कंपन होगा, उसका जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी उनको तोड़ देगी। और फिर क्या होता है, एक समय में वो फिर बर्फ में, सॉरी, जो द्रव में है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसमें क्या कहते हैं, गलनांक। गलनांक क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में माने वह तापमान जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो वो उसका गलनांक कहलाता है। तो जैसे ये बर्फ है, तो बर्फ का जो गलनांक है 273.16 ये केल्विन होता है। प्रायः हम ये दशमलव के बाद 1.6 को हम नहीं पढ़ते हैं, बर्फ का गलनांक 273 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में करें तो ये 273 जो केल्विन है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है। आपको इसमें से प्रश्न भी आता है, आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो या केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो आप बदल सकते हैं। तो उसे देखिए, हम बदलने के लिए हम एक बार देखेंगे कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्सियस है, ठीक है, और ये केल्विन हो गया। हमको या तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा या केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा। तो इसमें आपको याद रखना है जो 273 है वो या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये क्लियर रखिएगा यार। अगर आपको मान लीजिए सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस 273 आप ऐड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए केल्विन से आपको सेल्सियस में बदलने के लिए बोला गया तो यहाँ पे आप माइनस 273 करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए इसी को हम उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? तो हम जान रहे हैं कि सेल्सियस से केल्विन में जाने से क्या करना होगा हमको, प्लस 273 हमको ऐड करना होगा। तो क्या किए हम, 0 में अगर 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 273 ही हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 273 केल्विन हो जाएगा। फिर मान लीजिए 273 केल्विन है, इसको हमको बदलने के लिए बोला गया सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 273 केल्विन था, इसमें हमको सेल्सियस में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, 273 में 273 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं, बस 273 ऐड करना है और 273 माइनस करना है। तो इसको आप याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखिए कैसे करना है। कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि कुछ दिन बाद मान लिया आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप भूल भी जाएंगे। अब सिंपली याद रखिएगा, आप अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हैं ABCD, उसमें आप देखिएगा सी पहले आता है, जो सी है ये पहले आता है और सी के बाद ही उधर आगे के आता है। तो आप सोचिए सी से आपको के में जाना है तो कुछ अंक जोड़िएगा तभी ना के में जाइएगा, मतलब सी से के में जाना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आप 273 याद रखिएगा, हमको आगे जाना है मतलब जोड़ेंगे, पीछे आना है मतलब घटाएंगे। ऐसे सेल्सियस से केल्विन में जाइएगा, 273 ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, अच्छा सी के बाद ABCDEFGH आइए, फिर आगे के आएगा। अच्छा तो आगे हम जा रहे हैं इसीलिए इसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। फिर आपको बोला केल्विन से सेल्सियस में बदलो, तो केल्विन का जो भी वैल्यू होगा उससे आप उससे आप 273 माइनस कर देंगे तो जो सेल्सियस का वैल्यू है वो आ जाएगा वो, क्योंकि के से पीछे ही ना सी है, पीछे आ रहा है मतलब घटा के आएंगे, यानी 273 वहाँ पे घटा लेंगे। तो ये वाला ट्रिक आप याद रख सकते हैं इसके लिए। अगला फिर देखिए हम जानेंगे संकलन। देखिए आपको बुक में है संकलन क्या है, हम जो देखेंगे। ठीक है, तो संकलन क्या होता है, देखिए वो पिघलने की प्रक्रिया है, यानी कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रक्रिया जो है संकलन कहलाता है। ठीक है, तो यही संकलन है। अब देखिए जब पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करती है, यानी कि जैसे मान लीजिए ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान जो तापमान है वो स्थिर रहता है। ठीक है, और जो आप कहेंगे कि तापमान स्थिर क्यों रहता है, प्लस उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कहाँ जाती है, ये आपके दिमाग में आता होगा। तो हम जानेंगे कि पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है और उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो कहाँ जाती है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ठोस के कण काफी सटे सटे होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ के कण काफी सटे सटे होते हैं, तो हम इसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा अप्लाई करते हैं, जो भी इसमें ऊष्मीय ऊर्जा जाती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा जैसे बढ़ती है तो तापमान भी स्टार्टिंग में बढ़ता है। लेकिन एक समय क्या होता है कि जब अवस्था परिवर्तन के दौरान हम जो भी ऊष्मीय ऊर्जा अप्लाई हुआ होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, पदार्थ वो उस पूरा ऊर्जा जो है पदार्थ के जो कण हैं उसको अलग करने में लग जाते हैं। ये जो आपस में बंधे हैं ना सटे सटे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सारी ऊर्जा उसको अलग करने में लग जाते हैं। जब सारी ऊर्जा उसको अलग करने में लग जाते हैं तो जो ऊष्मीय ऊर्जा है पदार्थ के कणों के द्वारा वो अवशोषित कर ली गए होते हैं, मतलब वहाँ पे वो छिप गई होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो तापमान है वो नहीं बढ़ पाता है अवस्था परिवर्तन के दौरान। ठीक है, और उसके बाद में फिर बढ़ जाएगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान वो स्थिर रहता है इस वजह से, क्योंकि उनका जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो पदार्थ के कणों के द्वारा अवशोषित कर लिए गए होते हैं, या फिर वो जो है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके जो पदार्थ के कण है उसको सिर्फ और सिर्फ अलग करने में वो ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ पे खपत हो गई होती है। और आपको एक आता है गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, इसे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो देखिए अवस्था परिवर्तन के दौरान जो पदार्थ के कणों को अलग करने के लिए सिर्फ जो ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ पे खपत होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ लगती है, जो गुप्त रूप में रहती है, पदार्थ के कणों के बीच में वो अवशोषित कर ली गई होती है, तो वही जो है आपका गुप्त ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा समझ में तो आ गया कि तापमान जो है स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो भी हम अप्लाई किए रहते हैं गुप्त जो ऊष्मा होता है उसमें ऊर्जा वो पदार्थ के कणों को सिर्फ अलग करने में लगा हुआ रहता है, तो इस वजह से क्या होता है कि तापमान जो है वो बढ़ नहीं पाता है। अब उसके बाद देखिए वहां पे हम जाने की गुप्त ऊष्मा। ठीक है,
गुप्त उष्मा क्या, देखिए गुप्त मैंने आपको लग ही रहा है छुपा हुआ, उष्मा मैंने क्या है, ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, जो उष्मीय ऊर्जा। तो अवस्था परिवर्तन, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान को स्थिर रखते हुए, ठीक है, तापमान को स्थिर रखते हुए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तापमान को स्थिर रखते हुए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यही ना हुआ, जैसे कि मान लीजिए इसकी हमको ठोस है, इसको हमको द्रव में परिवर्तित करना है, तो द्रव में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या है, पहले तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम इसका। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होता है, लेकिन जब अवस्था परिवर्तन होता है तो उस दौरान जो है तापमान स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय जो अप्लाई ऊर्जा होता है वो उसके पदार्थ के कणों को सेपरेट करने में वो लग गया होता है, मतलब उसको अलग करने में ही सिर्फ सारी ऊर्जा वहाँ पे खपत हो गए होते हैं। तो वही ऊर्जा जो है या वही ऊष्मा जो है, ऊर्जा और ऊष्मा एक ही चीज़ है, तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर। अब देखिए गुप्त ऊष्मा का अगर हम फॉर्मूला देखें तो गुप्त ऊष्मा जो होता है, गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मा बटा द्रव्यमान। ठीक है, जो ऊष्मा है इसे हम L से डिनोट करते हैं, और गुप्त ऊष्मा को, और ये ऊष्मा है इसे Q से, और द्रव्यमान को M से। ठीक है, अगर इसका आपको मात्रक निकालने बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं, जैसे ऊष्मा का होता है जूल होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखेंगे, जैसे गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा बटा द्रव्यमान, यानी कि गुप्त ऊष्मा क्या है, जो भी हम वहाँ पर ऊष्मा अप्लाई करते हैं वो ऊष्मा प्लस जो द्रव्यमान है, दोनों का जो अनुपात है वो गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। ठीक है, और जो गुप्त ऊष्मा है जिसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं, इसलिए L से डिनोट कर रहे हैं, फिर ये ऊष्मा Q हो गया और द्रव्यमान का M हो गया। अब चूंकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो हम ऊपर में जूल लिख दिए, द्रव्यमान का केजी होता है तो केजी लिख दिए, तो फिर क्या हो गया, जूल पर केजी, यानी कि बट्टा को ऐसा पर लिखते हैं हम जिसे पर केजी बोलते हैं। तो आपको गुप्त ऊष्मा का मात्रक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या है, आगे आता है और एक संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा या फिर संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ऐसा करके रहता है। तो संगलन क्या है हम जाने, बर्फ जो होता है या जो ठोस होता है उसके गलने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो संगलन होता है। ठीक है, और गुप्त ऊष्मा तो हम जान ही रहे हैं कि वह ऊष्मा जो गुप्त रूप में रहती है, और गुप्त ऊष्मा के दौरान क्या होता है, वो अवस्था परिवर्तन के दौरान गुप्त ऊष्मा काम करता है, और उस समय क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, तो ये गुप्त ऊष्मा है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा मतलब संगलन के लिए जो गुप्त ऊष्मा लगती है तो वही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो गुप्त ऊष्मा प्रयोग होता है वही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। या फिर आप इसे विज्ञान के भाषा में अगर हम और थोड़ा जाएं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है या फिर जो ऊष्मा लगती है तो वो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए हम जानेंगे कि जो संगलन हम जान लिए, संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो समझ गए हम। अब देखिए जो बर्फ की जो गलन है, बर्फ के गलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या होगी वो हम देखते हैं। बर्फ को गलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा हमको लगती है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम हमको लगता है। ठीक है, इतना गुप्त ऊष्मा हमको लगेगा। अगर हम इसे
ये कैलोरी है, इसे जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 80 गुना 4.2 जूल पर ग्राम। वो इसलिए क्योंकि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, तो इस आधार पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, साइड में करते हैं। यहाँ पे ये 4.2 है और इधर 80 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 8 से कर लेते हैं, फिर इधर कर लेंगे। 8 दूनी 16, पीछे हाथ में 8, हाथ में 1, 8 चौके 32 और 1 35। ये 0 है, लगा दिया हमने। पॉइंट के बाद 1 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 336 पॉइंट 0 को नहीं लगाते हैं, तो ये इतना जूल पर ग्राम हो गया। यानी कि इसको 80 कैलोरी पर ग्राम को अगर हम जूल पर ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल होता है। तो मल्टीप्लाई कर दे देगा आपने, तो 336 जूल पर ग्राम, इतना हमको जो गुप्त ऊष्मा लगेगा बर्फ के गलन के लिए। फिर आप इसे अगर मान लीजिए केजी में चेंज करना चाहें तो केजी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे केजी में लिखिएगा तो केजी में हो जाएगा 336,000 जूल पर केजी। ठीक है, अब देखिए हम द्रव में हम ताप में परिवर्तन करते हैं ना, द्रव में हम ताप में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा उसे हम देखते हैं। द्रव की जगह हम जल लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से ठोस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में जो गतिज ऊर्जा उसमें होती है, तो उसकी अपेक्षा द्रव वाले पदार्थ के कणों में अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो उसमें गतिज ऊर्जा ठोस वाले पदार्थ के कणों के बजाय उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होती है गतिज ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। फिर देखिए क्या होता है कि हम इसका तापमान बढ़ाते हैं। ठीक है, द्रव का हम तापमान बढ़ाएंगे, और तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको गतिज ऊर्जा के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगी। और फिर चूंकि हम ताप दे रहे हैं तो वहाँ पे उसमें ऊर्जा रहता है, तो वो उसमें ऊर्जा क्या करेगी, पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ेगी। और एक समय ऐसा होगा जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे जल हम ये यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और वो इस टेम्परेचर पे अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है गैस में। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को आप अगर डिफाइन करेंगे, वह तापमान जिस तापमान पर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो वह उसका क्वथनांक होता है। क्लियर? तो कितना है जल का क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में लिखने थे तो कितना हो जाएगा, हम जान रहे हैं सी है, सी से के में जाएंगे तो क्या आएगा, आगे जा रहे हैं तो आगे जाने से क्या होता है, हम 273 ऐड कर देंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। अगर केल्विन में पूछे जल का क्वथनांक 373 केल्विन, और सेल्सियस में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जिस तरह से हम जान रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान तो स्थिर होता है, जान ही रहे हैं, और वहाँ पे गुप्त ऊष्मा काम करता है। जिस तरह से ठोस वाले पदार्थ के कणों के बीच में जो गुप्त ऊष्मा काम किया तो वहाँ पर हम बोले कि संगलन की जो गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी चूँकि द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो वाष्पीकृत होकर वो परिवर्तित हो जाता है गैस में, तो यहाँ पर भी तो गुप्त ऊष्मा काम करेगा, तो जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसका हम पहले परिभाषा समझते हैं क्या है। वाष्पीकरण आप समझ रहे हैं, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प में बदलना। ये वाष्पीकरण मैंने गैस का सॉरी द्रव का गैस में बदलना या वाष्प में बदलना, वो एक ही चीज़ है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो गुप्त ऊष्मा है वो क्या है,
तो वही है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान हमको जो ऊष्मा उपयोग होती है, ऊष्मा जो हमको लगता है वही गुप्त ऊष्मा है। क्लियर? इससे थोड़ा विज्ञान की भाषा में हम देखते हैं। देखिए क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर गैस में परिवर्तित करने के लिए हमको जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी गुप्त ऊष्मा माने वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, मतलब कि जो जल है, जल या फिर जो द्रव है उसको हमको गैस में परिवर्तित करना है, यानी कि वाष्पीकरण के थ्रू ही होगा। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर होता है ये, तो हम 1 केजी को लेकर चलते हैं तो उसको उसके क्वथनांक बिंदु पर, ठीक है, उसके क्वथनांक बिंदु पर क्योंकि हम गैस में परिवर्तित करने के लिए हमको जितना ऊष्मा लगेगा तो वो उसका गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। अब देखते हैं कि 1 केजी जो द्रव है उसे हमें गैस में परिवर्तित करने के लिए कितनी हमको गुप्त ऊष्मा की हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, हम देखेंगे जो जल है, जल की वाष्पन, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलोरी में देखते हैं। ठीक है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम में हमको इतना जो ऊर्जा है वो लगेगा जल को गैस में परिवर्तित करने के लिए। अगर हम इसे कैलोरी को हम अगर जूल में चेंज करें तो 540 गुना 4.2 जूल पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो वो जूल पर ग्राम में आ जाएगा। फिर हमको केजी में चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम 540 इंटू 4.2 है, यहाँ पे हम 1000 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जूल पर केजी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप जितना शॉर्ट लिखना चाहेंगे हो सकता है। अब देखिए, हम गैस के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि गैस में अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जैसे हमने जाना कि जो द्रव है वह उसका क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 373 केल्विन हम बोल सकते हैं इसको। तो इस तापमान पर जितनी गतिज ऊर्जा द्रव में होती है उससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा इसी तापमान पर गैस में होती है। ठीक है, अब फिर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका हम तापमान बढ़ाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन है। हम केल्विन वाला जो मेजरमेंट है उसको लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 373 केल्विन है, और फिर हम जैसे जैसे इसका हम ताप बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक हम ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको वो तोड़ देगी, और जब तोड़ देगी तो एक समय ऐसा होगा कि जो गैस है एक टेम्परेचर पे वो फिर अपनी प्लाज्मा अवस्था में वो पहुँच जाएगी। यानी कि जब हम टेम्परेचर 3000 केल्विन तक हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, 3000 केल्विन तक हम जब पहुंच जाएंगे तो इस अवस्था में क्या होता है, जो गैस है वह प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हम जान ही रहे हैं कि जब हम गैस में और ज़्यादा हीट देते हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा ऊष्मा देते हैं, उसका तापमान हम बढ़ाते हैं तो फिर वो प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से हमने समझा। देखिए, तापमान में हम परिवर्तन करते हैं तो ठोस में हमने ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, द्रव में हमने ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, और फिर गैस में हमने ताप बढ़ाया तो फिर क्या हुआ। इस तरह से हमने पदार्थ की जो अवस्था है ये तीनों अवस्था में हम ताप बढ़ाकर हम समझ गए कि परिवर्तन किस किस तरह से हुआ। ठीक है, अब हम और एक टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं, वो है ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखिए, हमने ठोस में ताप बढ़ाया, उसमें हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसमें हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से सीक्वेंस हिसाब से होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस पदार्थ, उसमें हम ताप देते हैं, उन्हें तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या है? वे ठोस पदार्थ जो द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे उदाहरण में है अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं NH4Cl और फिर कपूर। ये आपका बुक में 2 उदाहरण दिया हुआ है जो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।